Acha, now let's have a look at the other few positions, right? Standing, sitting, and lying. Standing तुमने देख ली है, sitting और lying को अब देखते हैं आगे. अच्छा, अब सिटिंग पोस्चर जो है, सिटिंग पोस्चर के बारे में हमने थोड़ा सा ब्रीफली सिटिंग पोस्चर के बारे में भी काइंड में पढ़ा हुआ है, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल, if a person is working, right, if a person is sitting in an office, तो पूरा हमने उसमें डिटेल में पढ़ा था कि क्या पोजीशन होनी चाहिए. एक प्रॉपर आर्म रेस्ट होना चाहिए, एक प्रॉपर फुट रेस्ट होना चाहिए, जो नीज हैं उनका एंगल कितना होना चाहिए, फुट का एंगल कितना होना चाहिए. फिर हमने पढ़ा था कि जो टेबल है उसकी एक सर्टेन हाइट होनी चाहिए जो कि इतनी मतलब इस तरह से एडजस्टेड हो कि पेशेंट को स्ट्रेन ना हो और उसका जो आईज हैं वो लेवल हो टुवर्ड्स विद द मॉनिटर. और इसका मल्टीपल हमने फैक्टर्स जो हैं वो पढ़े थे सिटिंग पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है. सिटिंग पोस्चर इज it's very very important to maintain a good sitting posture, क्योंकि बैड सिटिंग पोस्चर से बेतहाशा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं. उससे फिर हमने उससे रिलेटेड कुछ बैड पोस्चर्स भी पढ़े थे, ठीक है, जैसे स्लाउच पोस्चर होता है, फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है, ठीक है. बाजू का हम काम करते हुए इस चीज का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते कि हम किस पोजीशन को मेंटेन करके काम करें. इवन मी बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, आई स्टिल डोंट टेक केयर ऑफ माय पोस्चर. मेरी चेयर की हाइट जो है वो एडजस्ट नहीं होती. यूजुअली हाइट ज्यादा होती है और मुझे जो है वो बैठने में प्रॉब्लम हो रहा होता है बिकॉज माई टेबल इज वेरी हाई एंड आई डोंट हैव, मेरी हाइट थोड़ी शॉर्ट है तो मुझे जो है उसको उस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है. तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, मेरे फीट के ऊपर स्ट्रेन पड़ रहा होता है, मेरे बैक के ऊपर स्ट्रेन पड़ रहा होता है, मुझे आगे झुक के, बिकॉज वो कंप्यूटर बिल्कुल टेबल के एज पे पड़ा हुआ है तो मुझे थोड़ा सा आगे को झुक के बैठना पड़ता है. तो मेरी बैक का पॉस्चर डिस्टर्ब हो जाता है, मेरी कमर का पॉस्चर डिस्टर्ब, उसका मेरे नेक का पॉस्चर डिस्टर्ब हो जाता है, मेरे रिस्ट जो है वो ज्यादा फ्लेक्स रहते हैं. अगर मैं ज्यादा देर तक रिस्ट फ्लेक्स करके टाइपिंग करूं तो डेफिनेटली दैट मे लीड टू कार्पल टनल और एनी अदर सच इशू, ठीक है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सिटिंग पोस्चर जो है, गुड सिटिंग पोस्चर जो है उसको मेंटेन किया जाए. ठीक है. So a good sitting posture is characterized by minimal muscle work, which is achieved by armrest, backrest, seat and the footrest. ठीक है. तो सिटिंग पोस्चर को हमने ये पढ़ा था ना कि गुड पोस्चर में मिनिमम मसल वर्क जो है वो रिक्वायर्ड होता है. तो सिटिंग में आप इस मसल वर्क को मिनिमम करने के लिए क्या क्या चीजें यूटिलाइज कर सकते हो. एक अच्छी चेयर, एक अच्छी सीट, अच्छे आर्मरेस्ट, बैक रेस्ट एंड फुट रेस्ट. ठीक है. आर्म रेस्ट ने किसको सपोर्ट करना है, बाजुओं को दोनों साइड सपोर्ट करना है. बैक रेस्ट जो है वो स्पाइन के कर्वेचर को जो है वो मैनेज करने में हेल्प करेगा. सीट जो है ऑब्वियसली वो जो चेयर की सीट है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अच्छी हो, एडजस्टेबल हो, इतनी बड़ी हो कि मतलब आप उसमें अकोमोडेट इजीली कर लो. फुट रेस्ट ऑब्वियसली फुट की जो है ओरिएंटेशन को मेंटेन करने के लिए. तो ये सारी चीजें जो है एक गुड सिटिंग पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करती हैं. ठीक है. अब उसके बाद एक चीज, ये चीज भी मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताई हुई है कि इवन इफ यू आर सिटिंग इन अ गुड पोस्चर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको भी प्रोलॉन्ग ना करें, उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस लेकर आए. सो यू शुड कॉन्स्टेंटली चेंज पोस्चर, राइट. यू शुड रेगुलरली चेंज पोस्चर. तो पोस्चर चेंज करने की हमने एक बार मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंस पढ़ी थी कि डिस्क हेल्थ जो है वो मेंटेन रहती है जब आप पोस्चर चेंज करते हो स्पाइन का. ठीक है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप मेंटेनिंग और कीप चेंजिंग द पोस्चर रेगुलरली. ठीक है. आप जब बैठो तो आप गुड पोस्चर अकोमोडेट करो, उसको यूज करो, और कुछ देर बैठने के बाद यू शुड गेट अप, यू शुड मूव अराउंड, यू शुड लेट योर बॉडी चेंज इट्स पोस्चर. ठीक है. अब आ जाते हैं आर्म रेस्ट. तो आर्म रेस्ट क्या होता है, देखिए जो साइड पे ये जो पोर्शन है जो आपके आर्म्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, आर्म रेस्ट कहते हैं. ठीक है. सो इट अनलोड्स द शोल्डर गर्डल. ठीक है. बिकॉज ऑब्वियसली जब आप यहाँ पर हाथ प्लेस करेंगे
फोर आर्म अपना प्लेस कर देंगे तो जो शोल्डर ने उसको आपके जो आर्म्स को मेंटेन करने के लिए जो एक लोड जो एक उठाया हुआ था बाजू, वो लोड जो है वो शोल्डर के ऊपर से रिमूव हो जाएगा। आप जब बाजू प्लेस कर लोगे तो शोल्डर्स को उनको होल्ड करके नहीं रखना पड़ेगा। तो ये पहली चीज क्या आ गई कि इट विल अनलोड द शोल्डर गर्डल। ठीक है, शोल्डर गर्डल से क्या चीज जो है वो अनलोड हो रहा है, वेट ऑफ द आर्म। ठीक है, कितना होता है वेट ऑफ द आर्म? 10% ऑफ द बॉडी, you know which is a sufficient amount of weight। अगर आपने फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल स्टैंडिंग में हो तो नॉर्मल स्टैंडिंग में तो आपका शोल्डर आपका वेट उठा ही रहा है बाजुओं का। यही अगर आप अपने शोल्डर्स लिफ्ट करना शुरू हो जाए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब कितना मसल वर्क एक्सर्ट होता है आपको बाजू रेज करने में। ठीक है, तो शोल्डर्स जो है वो जब आप सिटिंग पोस्चर में आते हो या वैसे भी स्टैंडिंग में, शोल्डर गर्डल्स ने क्या करना है, आपके आर्म्स के वेट को सपोर्ट करना है। तो जब आप सिटिंग में सिटिंग में अगर चेयर अच्छी है, उसके ऊपर आर्म रेस्ट प्रेजेंट है, तो शोल्डर गर्डल जो है वो अनलोड हो जाएगा। विदाउट आर्म रेस्ट द आर्म्स आर प्लेस्ड ऑन टेबल, क्रॉस बिफोर द चेस्ट और लेड ऑन द लैप। ठीक है, ऐसी चेयर अगर है जिसके ऊपर आर्म रेस्ट नहीं है तो उसको उसको कॉम्पनसेट करने के लिए जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या करते हैं, अगर सामने टेबल है तो टेबल के ऊपर हाथ रख देंगे, अपनी गोद में रख लेंगे, या हमने अक्सर आपने हम में से मुझे मुझे जैसे बड़ी आदत है कि मैं क्रॉस करके ऐसे चेस्ट के आगे क्रॉस करके जो है वो बाजू बैठ जाती हूँ। तो बेसिकली ये तीनों चीजें आप क्यों यूज कर रहे हैं? प्लेसिंग द हैंड ऑन द टेबल, putting the hands in your lap और crossing your arms, ये तीनों चीजें आप क्यों करते हो? आप बेसिकली शोल्डर्स पर से वो जो एक बाजू लटके होने से शोल्डर्स पे जो लोड एक्सर्ट हो रहा होता है ना, उसको कंपनसेट करने के लिए आप ये पोजीशन जो है वो मेंटेन कर लेते हो। तो व्हाट इज बेटर देन ऑल दीज थ्री कंडीशंस? इट्स बेटर कि इसके अलावा के बजाय कि टेबल पे आप हाथ रखें या अपनी गोद में हाथ रखें या बांधें, आपकी चेयर के साइड पे अगर दो आर्म रेस्ट प्रेजेंट है तो वो ऑटोमेटिकली शोल्डर के ऊपर से जो लोड है उसको रिलीव कर देंगे। ठीक है, सो ड्राइविंग व्हील्स आर प्लेस्ड एट द लेवल ऑफ लोअर आर्म बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द आर्म। ड्राइविंग व्हील्स पे आपने देखे होंगे कि उनको इसी तरह से इंजीनियर किया होता है, उनको इसी तरह से कंस्ट्रक्ट इसी तरह से जो है वो बिल्ड किया होता है कार्स को, कि जो आर्म्स के लेवल के ऊपर जो है वो स्टेयरिंग व्हील्स होते हैं ताकि आर्म्स जो है ज्यादा आपको उठाने ना पड़े और शोल्डर के ऊपर ज्यादा जो है वो लोड एक्सर्ट ना हो। ठीक है, तो आर्मरेस्ट की इंपॉर्टेंस का आइडिया हो गया। इसमें किसी को कोई चीज मुश्किल लगी हो मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आर्मरेस्ट क्या होता है और आर्मरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या होती है। और ये भी पूछ सकती हूँ कि अगर एक चेयर के ऊपर आर्मरेस्ट नहीं है तो पेशेंट उसको कंपनसेट करने के लिए अपने आर्म्स की या अपने फोर आर्म की, अपने शोल्डर्स की क्या ओरिएंटेशन बनाएगा। तो उसमें ये तीन चीजें आपको जो है पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं बैक रेस्ट। तो बैक रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बैक रेस्ट का क्या इम्पोर्टेंस होती है कि वो बेसिकली जो आपकी स्पाइन का कर्वेचर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, टू इम्प्रूव स्टेबिलिटी ऑफ द वर्टिकली इरेक्टेड ट्रंक। ठीक है, अब अगर प्रोलॉन्ग सेटिंग है, प्रोलॉन्ग सिटिंग है, पेशेंट बहुत देर तक बैठा रहा है, तो इस प्रोलॉन्ग सिटिंग में बैक रेस्ट क्या करता है, इट विल प्रिवेंट लंबर काइफोसिस। लंबर कर्व को बेसिकली उसने मैनेज किया हुआ है। लंबर काइफोसिस जो है उसकी प्रिवेंशन में एक बैक रेस्ट जो है वो हेल्प करता है। सो एब्सेंस ऑफ अ बैक रेस्ट लाइक सिटिंग इन अ क्राउच पोजिशन लीड्स टू सी फॉर्म ऑफ द स्पाइन। आपने क्राउच पोजिशन के बारे में पढ़ा हुआ है। बेसिकली जो फॉरवर्ड हेड भी मूव करेगा, जो बैक रेस्ट नहीं होगा, जब स्पाइन जो है वो सपोर्टेड नहीं होगा तो जो ट्रंक है वो आगे को बेंडेड होगा। और जो बैक रेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है कि जो बैक रेस्ट है उसने ट्रंक को जो है वर्टिकली इरेक्ट रखना है, स्पाइन जो है उसके पॉस्चर को मेंटेन रखना है। अगर आप ज्यादा देर तक बैठे रहते हो विदाउट बैक रेस्ट तो लंबर रीजन के ऊपर काइफोसिस आ जाता है, एक सी शेप स्पाइन बन जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बैक रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
हमने कर्व्स पढ़े हुए हैं, दो प्राइमरी कर्व्स होते हैं, ठीक है, कौन से, thoracic और ये sacrooccygeal, और दो सेकेंडरी होते हैं, which one, the lumbar and the cervical, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो नॉर्मल इंटेग्रिटी है स्पाइन की वो मेंटेन रहे। अगर आप विदाउट सपोर्ट बैठते हो और बहुत ज्यादा देर तक बैठते हो तो स्पाइन जो है उसका सी शेप कर्व जो है वो बन सकता है। देखें यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सी शेप कर्व, तो सी शेप कर्व हमें नहीं चाहिए, वी नीड द नॉर्मल इरेक्ट spine, ठीक है। So because of in order to maintain the normal curvature of the spine, it's very important that the person uses a backrest, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं क्लिक क्लैक फिनोमेना। सो क्लिक क्लैक फिनोमेना में दो चीजें आपने देखनी है। When one sits at the edge of a straight chair, slow forward translation of the trunk increases the lumbar lordosis, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर इस ये देखेंगे एक पर्सन जो है वो एक नॉर्मल अलाइनमेंट में बैठा हुआ है। अब क्या हुआ है कि उस पर्सन ने उसी पोजीशन में बैठे बैठे अगर अपने ट्रंक को थोड़ा आगे को मूव किया है तो क्या हो जाएगा, लंबर के ऊपर लॉर्डोसिस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और इंटीरियर पेल्विक टिल्टिंग आ जाएगी। Whereas slow backward translation moves the center of gravity dorsal to the ischial tuberosities, and further translation can lead to the backward tilt of the pelvis and lumbar kyphosis। यहाँ पर क्या हुआ है कि पेशेंट अब इस नॉर्मल पोजीशन से इसने अपने ट्रंक को थोड़ा सा पीछे को मूव किया है। जब इसने ट्रंक को थोड़ा सा पीछे को मूव किया तो यहाँ पर थोड़ा सा सी शेप आ गया ना, ये देखिए हल्का सा सी शेप आ गया है, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्टिंग हो गया और लंबर रीजन के ऊपर काइफोसिस होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो दिस इज द क्लिक क्लैक फिनोमेना। व्हेन वन सिट्स एट द एज ऑफ अ स्ट्रेट चेयर, फॉरवर्ड ट्रांसलेशन अगर हुई है ट्रंक की तो लंबर लॉर्डोसिस इंक्रीज हो जाएगा। अगर बैकवर्ड ट्रांसलेशन हुई है तो क्या हो जाएगा, लंबर काइफोसिस होना शुरू हो जाएगा और थोड़ा सा पेल्विक टिल्टिंग होना, तो पोस्टीरियर पेल्विक टिल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। So function of a lumbar support is to provide firm support on the upper side of pelvis and the lumbar area to prevent the tilting of spine and the kyphosis, ठीक है। अब इसमें जो आपने चीज इंपॉर्टेंट जो है जो याद रखनी है वो ये कि बैक रेस्ट शुड नॉट रीच हायर देन द लोअर एज ऑफ द स्कैपुला। कहाँ तक मैक्सिमम एक बैक रेस्ट जो है वो एक्सटेंड कर सकता है, स्कैपुला का जो लोअर बॉर्डर है उससे नीचे नीचे तक जो है वो बैक रेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। तो बेसिकली आप उसमें क्या कर रहे हो, आपने लोअर लंबर एरिया को सपोर्ट दे दिया। So thoracic spine is rigid enough and a higher back rest pushes the shoulders forward which overrules the lumbar support। क्या चीज है ये, ऑब्वियसली आपने जो लंबर कर्व है उसको मेंटेन करके रखना है। अगर आपका बैक रेस्ट जो है वो नॉर्मल यानी जो स्कैपुला है उससे भी एक्सीड कर जाता है तो ऑब्वियसली इसका कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि जो अगर बड़ा बैक रेस्ट है तो वो उस जो थोरेसिक कर्व है उसको चेंज कर देगा, ये शोल्डर्स को जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा। तो अगेन उससे क्या हो जाएगा कि जो हमने एक लंबर रीजन को सपोर्ट प्रोवाइड की हुई थी वो सपोर्ट खत्म हो जाएगी और दोबारा से जो है वो स्पाइन का कर्वेचर जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ इट आल्सो हिंडर्स द शोल्डर्स टू स्ट्रेच और टू टर्न लेफ्ट टू राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बैक रेस्ट है उसकी हाइट इतनी एडजस्ट हुई हो कि वो पर्सन जो उसके ऊपर बैठ रहे उस बैक रेस्ट को यूज कर रहे है उसके स्कैपुला के लोअर एज से नीचे नीचे तक की हो, उससे ज्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। सो इसमें मैंने चीज बताई थी सीट के बारे में कि हॉरिजॉन्टल सीट जो है इट रेजेस फ्रिक्शन एट द ischial tuberosities। ischial tuberosities आपको पता है क्या होती हैं, हिप और हिप का वो पोर्शन जिसके ऊपर जब आप बैठते हो तो जो पॉइंट आपका जिस पॉइंट के ऊपर आप अपना वेट डालते हो उस पॉइंट को कहते हैं ischial tuberosity, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सिटिंग जो है उससे ischial tuberosities पे फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज होती है, तो एज अ रिजल्ट क्या करते हैं कि एक सीट एंगल जो है वो मेंटेन कर लेते हैं जिससे ये फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें दिस इज द ischial tuberosity, ठीक है। हमने जब हिप बोन पढ़ी थी आपने एनाटॉमी 2 में तो ischial tuberosity के बारे में पढ़ा था।
सो अगर आप थोड़ा सा एंगल चेंज कर लेते हो, अगर सीट जो है उसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर लेते हो, तो क्या होता है जो इशियल ट्यूबरोसिटीज के ऊपर जो एक इंक्रीज जो एक फोर्स था, जो एक फ्रिक्शन थी, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि आप व्हाई वुड यू प्रेफर द सीट टू बी इंक्लाइंड रादर देन हॉरिजॉन्टल? You should know the answer to this. Yes, so backrest inclination is larger in auditoriums or car seats. So headrest cannot carry head when placed too far forward to reduce friction and for perfect view of the screen. के obviously जब auditoriums में अगर आपने बैठना होता है तो आपको एक ज़्यादा अच्छे व्यू जो है वो required होता है, तो for that जो बैक रेस्ट है वो थोड़ा सा inclined में होता है और साथ एक हेड रेस्ट जो है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सो लेग क्रॉसिंग का आगे बताया हुआ है कि इसका कोई सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं है, ये बस आप बेसिकली अपने आप को एक कंफर्टेबल पोजीशन में लाने के लिए लेग क्रॉसिंग करते हो। ठीक है, सो इसमें सेल्फ प्रेसिंग ऑफ एसआई जॉइंट जो है वो हो रही होती है, और क्या एक्सेप्शन आ जाती है कब जो है वो लेग क्रॉसिंग इतनी इफेक्टिवली नहीं होती, जब इंटरनल ऑब्लिक एब्डोमिनल मसल्स की वीकनेस हो। ठीक है, अब उसके बाद चेयर एंड टेबल आ जाते हैं। चेयर एंड टेबल, चेयर का आपको मैंने बताया कि जब भी आप ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हो जैसे ऑफिस वर्क कर रहे हो या फिर स्टूडेंट, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ गुड पोस्चर कि आपके पास एक अच्छी चेयर होनी चाहिए। ऐसी एक्टिविटीज जिनमें रीडिंग है, राइटिंग है, कंप्यूटर वर्क है, टाइपिंग है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड चेयर। ठीक है, और चेयर के साथ साथ हाइट एंड इंक्लिनेशन ऑफ द डेस्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसमें मेंशन किया हुआ है कि डिस्पाइट गुड चेयर्स, पोस्चर्स विद बैक बेंड, सैगिंग और ट्विस्टिंग कैन बी ऑब्जर्व। गुड चेयर्स अगर हैं, आप एक आइडियल चेयर दे रहे हो जिसमें जिसकी आइडियल हाइट है, जिसकी आइडियल एडजस्टेबल भी है, जिसके ऊपर बैक रेस्ट भी प्रेजेंट है, आर्म रेस्ट भी प्रेजेंट है, हेड रेस्ट भी, फुट रेस्ट भी, लेकिन इवन आफ्टर दैट कुछ पेशेंट्स जो हैं वो अपना पोस्चर अच्छा मेंटेन नहीं करते, वो अच्छे पोस्चर में नहीं बैठते, और अल्टीमेटली दे सफर फ्रॉम बैड पोस्चर लाइक सैगिंग और ट्विस्टिंग, राइट। ये देखें आपके सामने कुछ पोजिशंस हैं, कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें एक्सट्रीमली बैड पोस्चर्स जो हैं वो इन इंडिविजुअल्स ने मेंटेन किए हुए हैं। ठीक है, और यूजुअली हम सारे, इवन मैं, मेरा अपना पोस्चर बहुत खराब है, मुझे लगता है मेरा फॉरवर्ड हेड पोस्चर भी डेवलप हो गया हुआ है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अल्टीमेटली जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप अपने अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, पेशेंट्स का तो चले आपने करना ही करना है, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए आपके अराउंड जो आपकी फैमिलीज हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको एजुकेट करें, उनको बताएं कि गुड पोस्चर क्या होते हैं और उसको कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है, reading with the trunk upright requires sharp bend in the cervical spine, which cannot be sustained for a long duration. Okay, so reading distance is larger than 25 to 35 centimeters. ये भी आपको पता होना चाहिए reading distance जो है वो कितना होना चाहिए. ठीक है, so inclination of desk is necessary but not steeper than it, approximately 12 degree. तो अगर inclined है desk तो obviously जो reading distance है वो reduce हो जाएगा, आपको ज्यादा आगे की तरफ बेंड होके नहीं बैठना पड़ेगा। तो इस तरह से डेस्क अगर inclined है तो आपका जो रीडिंग डिस्टेंस भी इम्प्रूव हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपको आगे फॉरवर्ड हेड पोस्चर भी नहीं बनाना पड़ेगा, आपको अपनी जो काइफोटिक कर्व भी नहीं बनाना पड़ेगा, सी शेप कर्व भी नहीं बनाना पड़ेगा, और आप कंफर्टेबली जो है वो एक इंक्लाइंड डेस्क के ऊपर इजीली काम कर सकोगे। ठीक है, सो इन अगेन इंक्लाइंड डेस्क जो है वो इट इज मोर फेवरेबल देन हॉरिजॉन्टल डेस्क। ठीक है, तो ये तो आपका सिटिंग पोस्चर आ गया। तो इसमें अभी तक कोई चीज मुश्किल लगी हो? इसमें ना कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, मुझे पता है, मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ या प्रॉब्लली थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, लेकिन इसको जब एक दफा खुद रीड करेंगे ना तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत इजी लेक्चर है ये। सिर्फ कुछ एक दो ओके पॉइंट्स मैम। हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए कि इंक्लाइंड होनी चाहिए, सीट इंक्लाइंड हो तो बेटर है, डेस्क इंक्लाइंड हो तो बेटर है, रीडिंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए, बैक रेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, बैक रेस्ट की हाइट कितनी होनी चाहिए, और ये चीज मैं आपसे पूछ सकती हूँ
कि उसकी हाइट जो है वो शोल्डर मतलब उसकी हाइट स्केपुला का जो हमने वो डिफाइन कर दिया हुआ है कि लोअर बॉर्डर ऑफ स्केपुला तक होनी चाहिए, उससे लंबी उससे ज्यादा क्यों नहीं हो सकती। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लाइन। सो जब हम लोगों ने लाइन के बारे में पढ़ा था तो उसमें भी हमने कुछ चीजें पढ़ी थी कि किस तरह से जो है वो लाइन पोजीशन मेंटेन होती है, क्या क्या उसमें मसल वर्क होता है, ठीक है। सो line posture is very important. Line भी आप it's very important to maintain a good posture while lying, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मैट्रेस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पिलो भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक सेकंड। सो अब इसमें बताया हुआ है कि नॉर्मली पीपल चेंज पोस्चर 20 टाइम्स पर नाइट। मुझे तो लगता है मैं तो 20 से भी ज्यादा दफा पोस्चर चेंज कर लेती हूँ सोते हुए। सो 20 टाइम्स से ज्यादा जो है वो यू नो अ पर्सन चेंजेस देयर पोस्चर, ठीक है। सो लार्जेस्ट प्रेशर जब व्हेन यू आर लाइंग डाउन, सबसे ज्यादा प्रेशर किन दो पॉइंट्स के ऊपर एक्सर्ट हो रहा होता है, आपके शोल्डर के ऊपर और हिप के ऊपर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड मैट्रेस, एक ऐसा मैट्रेस जो कि आपकी जो स्पाइन का पोस्चर है उसको, जो स्पाइन का कर्व्स है उनको नॉर्मल रखे। सो आइडियल मैट्रेस मेंटेन्स अ स्ट्रेट spine in the sideline and S-shaped spine in the supine posture, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, अब उसके बाद एक और चीज आ जाती है कि एक आपको ऑब्वियसली ऐसा मैट्रेस रिक्वायर्ड होता है जो प्रेशर या शेयर को जो है वो रिड्यूस कर सके, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप एक ऐसा पोस्चर एक ऐसा मैट्रेस यूज कर रहे हैं और आप लॉन्ग पोस्चर नहीं, सपोज ऐसे पेशेंट्स जैसे जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, बहुत देर तक लेटे रहते हैं, जो अपना पोस्चर नहीं चेंज करते, जो अच्छे मैट्रेसेस नहीं यूज करते, उनको क्या हो जाता है, उनको डीक्यूबाइटिस अल्सर्स बन जाते हैं। डीक्यूबाइटिस अल्सर्स को हम प्रेशर अल्सर्स या बेड सोर्स भी कहते हैं। आपने बेड सोर्स का नाम तो स्पेशली सुना होगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपने आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे जब आप आईसीयू में जाएंगे, तो आईसीयू में आपको पता है कि इतनी इतनी देर तक पेशेंट्स बेड पे रहते हैं, वार्ड्स में इतनी इतनी देर तक पेशेंट्स बेड पे रहते हैं। तो जो नर्सिंग केयर होती है उनको प्रोवाइड की जाती है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो पेशेंट है उसका पोस्चर कॉन्स्टेंटली चेंज किया जाता है, उसको ज्यादा देर तक जो है वो एक ही, बिकॉज जो नॉर्मल मैट्रेसेस होते हैं वो इतने प्रोन नहीं होते कि वो आपको इतनी देर तक आपके उसको जब वो एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे आपकी बॉडी के ऊपर, तो ऑब्वियसली उस प्रेशर से उस क्या होगा कि जो जो स्किन है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, उस पर अल्सरेशन बनना शुरू हो जाती है। इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू चेंज द पोस्चर एंड यूज अ गुड मैट्रेस, ठीक है। सो फॉर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डीक्यूबाइटिस अल्सर्स, एंटी डीक्यूबाइटिस मैट्रेसेस जो है वो भी यूज किए जाते हैं, जिनमें कौन कौन से मटेरियल्स, कौन कौन से मीडियम्स यूज किए जा सकते हैं, विस्को इलास्टिक मटेरियल, फ्लूइड, गैस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मीडिया। मटेरियल्स जो हैं ये यूज करके ऐसे मैट्रेसेस डिजाइन किए जाते हैं जो कि डीक्यूबाइटिस के अल्सरेशन को प्रिवेंट कर सके, ठीक है। सो उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज आ जाती है, व्हेन यू लाइंग डाउन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज सच पिलो जिसकी हाइट ना ज्यादा हो ना कम हो, एक नॉर्मल हाइट का पिलो। अब देखिए यहाँ पे जो है हाइट बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर भी जो है वो स्पाइन का कर्व डिविएट हो रहा है लेटरली, हाइट लो है यहाँ पे भी डिविएट हो रहा है। सो दिस इज अ नॉर्मल अरेंजमेंट। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इस तरह से अगर आप स्ट्रेट लेटे हुए हैं, तो यहाँ पर अगेन जो है काइफोटिक आ रहा है, यहाँ पर ज्यादा लॉर्डोटिक चला गया, जबकि इस हाइट पर अगर आप देखें तो ये एक नॉर्मल जो है वो हाइट है। सो नॉर्मली जो है वो 4 to 6 इंचेस जो है वो कहा जाता है कि इतनी हाइट जो है वो पिलो की होनी चाहिए।